हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब मजे में? लास्ट क्लास में आपने देखा शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और आज आप देखने जा रहे हैं शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। क्या है ये शेड्यूल 2? शेड्यूल 2 सिर्फ क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है कि वेदर अ पर्टिकुलर सप्लाई इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। लेकिन इसकी जरूरत ही क्यों आ पड़ी? वो इसलिए जरूरत आ पड़ी क्योंकि ओल्ड रिजीम में ऐसी बहुत सारी परेशानियां थी। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है, ये इसकी क्लैरिटी ही नहीं थी। इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ही अलग अलग बात करती थी। स्टेट गवर्नमेंट कुछ कहती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कहती थी। आइए समझाता हूं आपको, एक एग्जांपल लेता हूं सॉफ्टवेयर का। पता है ओल्ड रिजीम में सॉफ्टवेयर पे वैट भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लगता था, जबकि ओल्ड रिजीम में अलग अलग टैक्स था। अगर गुड्स है तो वैट या सीएसटी लगेगा और सर्विस है तो सर्विस टैक्स लगेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर को स्टेट गवर्नमेंट कहती थी ये गुड्स है। भाई सॉफ्टवेयर भी क्या होता है, एक डब्बे में पैक होता है, सीडी वगैरह में वो उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो कॉपीड होता है, एक डब्बे में पैक होता है, दुकानों पे लगा होता है। चाहे आप टैली का सॉफ्टवेयर देख लीजिए, किसी एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर देख लीजिए, वो सब क्या है, बॉक्स पैकिंग के साथ दुकानों में बिकते हैं, जहां पे लैपटॉप वगैरह मिलता है आपको, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट कहती थी ये गुड्स है और हम क्या करेंगे, इस पे वैट लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी भाई ये जो सीडी है या पेन ड्राइव है जिसपे ये सॉफ्टवेयर कॉपीड है, वो तो कैरिंग मीडियम है। अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक सर्विस है, राइट, एंड देयरफॉर वी आर गोइंग टू टेक सर्विस टैक्स। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में ही आपस में ही एक कंसेंसस पे नहीं आ पा रहे हैं। वो लोग खुद से मिलकर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इस पे क्या लेना है। तो इस तरीके के डिस्प्यूट थे। इवन द सेम डिस्प्यूट वाज विथ रेस्टोरेंट। आपको जान के बड़ा अजीब लगेगा कि पुराने रिजीम में रेस्टोरेंट पे वैट भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लगता था। स्टेट गवर्नमेंट कहती थी जब भी कोई रेस्टोरेंट में जाता है तो रेस्टोरेंट वाला उसको खाना देता है, विच इज अ गुड्स। वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, खाना देता है। तो हम इस पे क्या ले लेंगे, वैट ले लेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी नहीं भाई, रेस्टोरेंट में कोई खाना थोड़ी ना लेने जाता है, वहां पे सर्विस मिलती है, ठीक है। सर्विस इज मेन प्राइमरी, राइट। फूड तो क्या है, सेकेंडरी है, द मेन इज द सर्विस। और सर्विस का ही पेमेंट कर रहा है वहां पे कोई भी बंदा, ठीक है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर सर्विस टैक्स ले लेती थी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि नहीं भाई ये मेरे लॉजिक के हिसाब से तो ये है, मेरे लॉजिक के हिसाब से ये है। तो आपसे लॉजिक पूछा किसने, राइट। गुड्स है कि सर्विस है, इसकी डेफिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लॉ में लिख के बता रही है भाई रेस्टोरेंट इज एन सर्विस और सर्विस टैक्स ले रही है। वैट स्टेट गवर्नमेंट का कानून है, उसमें वो लिख रही है कि भाई इसको हम फूड मानते हैं, रेस्टोरेंट जो प्रोवाइड कर रही है वो फूड है, फूड इज इन गुड्स, और इसलिए हम इस पे क्या लेंगे, वैट लेंगे। तो पुराने रिजीम में जहां जहां प्रॉब्लम थी, अब समझिए सबको सॉर्ट कर दिया गया जीएसटी में। मतलब दुनिया भर के तो लिटिगेशन कोर्ट कचहरी के केसेस इसी ग्राउंड पे होते थे कि ये गुड्स है कि सर्विस है। ऐसा जबरदस्त बवाल बना रखा था गवर्नमेंट ने खुद ने ही, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट को खुद नहीं क्लैरिटी है कि ये गुड्स है कि सर्विस है। एक गवर्नमेंट कुछ कह रही है, दूसरी गवर्नमेंट कुछ कह रही है, ये चलता था। तो जीएसटी में एक शेड्यूल बनाया गया, शेड्यूल 2, कि भाई हम क्लैरिटी कर देते हैं। अब एक एक चीज को लिख के जीएसटी में बता देंगे कि ये गुड्स है कि सर्विस है। तो पुराने जितने डिस्प्यूटेड पॉइंट थे ना, वो सारी यहां पे क्लैरिटी लाने की कोशिश की गई है कि भाई रेस्टोरेंट को क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे, और इसके अलावा दुनिया भर की और चीजें। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी जरूरत ही क्या थी? आप भी सोचिए। आज गुड्स है कि सर्विस है, सब पे लगना है जीएसटी। वो तो पुराने रिजीम में ना क्लैरिटी की जरूरत थी, भाई बताओ ये गुड्स है कि सर्विस है, क्योंकि गुड्स है तो वैट लगेगा और सर्विस है तो सर्विस टैक्स लगेगा। अलग अलग सरकार की वो रेवेन्यू भी होगी, तो क्लैरिटी जरूरी था, हमें पता होना चाहिए वो गुड्स है कि सर्विस है। आज क्लैरिटी लेके करेंगे क्या? मतलब जिस जमाने में क्लैरिटी की जरूरत थी, उस समय तो क्लैरिटी थी नहीं। क्या आज हमें क्लैरिटी की आवश्यकता है कि वो गुड्स है कि सर्विस है? क्योंकि गुड्स हो या सर्विस हो, लगना तो जीएसटी है। तो सच पूछिए, क्लैरिटी की आज जरूरत कम है, लेकिन क्लैरिटी की जरूरत तो है, क्योंकि हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज पे अलग अलग जीएसटी रेट लगता है। इसलिए जानना जरूरी है कि पहले गुड्स है कि सर्विस है। जब गुड्स होगा तो एचएसएन कोड हम उसका सर्च करेंगे और अकॉर्डिंगली रेट ऑफ जीएसटी देखेंगे। अगर वो सर्विस है तो एसएससी कोड के तहत उसे चेक करेंगे, और जो उसका एसएससी कोड जब मिल जाएगा तो हम देखेंगे अकॉर्डिंगली कि उसका रेट ऑफ जीएसटी क्या है, राइट। यानी अलग अलग जीएसटी रेट होने की वजह से हमें ये जानना जरूरी है कि भाई वो गुड्स है सर्विस है, ताकि हम अकॉर्डिंगली
राइट जीएसटी रेट उस पर लगा सके। जस्ट सोच के बताइए, जिस दिन हमारे देश में जीएसटी का रेट सिर्फ एक हो जाए, सिंगल वन रेट ऑफ जीएसटी, तो क्या उस दिन हमें जरूरत पड़ेगी ये जानने की भी कि एक पर्टिकुलर सप्लाई गुड्स है कि सर्विस है? आंसर इज बिग नो, जरूरत ही नहीं हो पड़ेगी उस दिन। तो फिर तुम कहेंगे गुड्स है सर्विस है, लगना है रेट, मान लीजिए एक ही रेट हो गया कि 12% सभी पे लगता है, सभी सप्लाई पे, तो बस एक ही चीज जानने की जरूरत पड़ेगी, ये सप्लाई है कि नहीं है। भैया गुड्स है कि सर्विस है ये सबसे मतलब ही नहीं है, वो सप्लाई है कि नहीं ये बता दीजिए, राइट। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के क्लासिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब इधर गुड्स है या सर्विस है, मतलब अगर ये कंफ्यूजन है कि या तो ये गुड्स है या तो सर्विस है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उस समय जब एक जीएसटी का रेट आ जाए, राइट। गुड्स या सर्विस में से कोई तो एक है, ये तो पता होना हर समय जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी लगता गुड्स एंड सर्विसेज पे ही है, या तो गुड्स पे लगता है या तो सर्विस पे लगता है। अगर हमें ये पता है कि गुड्स है या सर्विस है, दोनों में से कोई एक है, क्लैरिटी नहीं है कि क्या है, तो इस क्लैरिटी की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं उस समय जिस समय जीएसटी का रेट एक हो जाएगा। आज फिलहाल जरूरत है हमें इस क्लैरिटी की कि भाई ये गुड्स है कि सर्विस है। आइए यहां पे क्लियर कर दिया गया है शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 अपेंडेड टू द सीजीएसटी एक्ट। अपेंडेड का मतलब क्या होता है? जब पीछे कोई चीज हम लगा देते हैं तो उसको कहते हैं अपेंडेड, ठीक है। जैसे एनेक्सर, एनेक्स्ड, अपेंडेड इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो सीजीएसटी एक्ट में पीछे की तरफ लगा हुआ है सारा शेड्यूल, 3 शेड्यूल है, शेड्यूल 1, 2 एंड 3। तो ये लगा हुआ है, इट लिस्ट द मैटर ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ ईदर गुड्स और सर्विसेज। और ये बताता है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है। The matter listed out are generally those which had been entangled in litigation in the old regime। कह रहा है इसमें वही सारे मैटर है जो पुराने रिजीम में लटके हुए थे, फंसा हुआ था लिटिगेशन में। लिटिगेशन का मतलब होता है कोर्ट कचहरी, और इंटेंगल्ड का मतलब होता है फंसा हुआ। कह रहे जितने मैटर कोर्ट में फंसे हुए थे ना कि भाई ये गुड्स है कि सर्विस है, वो सारे मैटर की क्लैरिटी यही शेड्यूल 2 में दी गई है। Owing to their complex nature and susceptibility to double taxation। चलिए आइए, पहला ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। टाइटल इन गुड्स का मतलब गुड्स की ओनरशिप ही किसी को दे देना। अगर हम गुड्स की ओनरशिप ही किसी को दे देंगे तो ये सेल ऑफ गुड्स होगा या सर्विस होगा? तो दिस इज सेल ऑफ गुड्स, ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, ठीक है। टाइटल इन गुड्स का मतलब क्या हो गया? ओनरशिप को ट्रांसफर कर देना, ओनरशिप ट्रांसफर्ड। राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ गुड्स। राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ गुड्स, इसका मतलब क्या होता है? राइट टू यूज गुड्स, मतलब ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी गुड्स में अधिकार दे रहे हैं। तो क्या चीज का अधिकार दे रहे हो भाई? राइट टू यूज। अगर हम किसी को कोई सामान इस्तेमाल करने के लिए देंगे, जैसे हमने किसी को कैमरा दिया, बेचा नहीं कैमरा, हमने कैमरा इस्तेमाल करने के लिए दिया, तो पता है ये क्या है? दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर से ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास कैमरा है, मैंने बेच दिया उसको, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। मेरे पास कैमरा है, मैंने किराए पे दिया किसी को, लो इसका इस्तेमाल करो और वापस दे दो। इस्तेमाल करने के लिए बस अगर मैंने दिया है तो ये कहलाएगा सर्विस, दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो मैं जो पैसा लूंगा वो सप्लाई ऑफ सर्विस का पैसा है। टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट। अगर मैं किसी को कोई गुड्स देता हूं एक ऐसे एग्रीमेंट के तहत जिस एग्रीमेंट में यह लिखा हुआ है कि मालिकाना हक कुछ समय बाद जाएगा। यह पता है किसमें होता है? जैसे हायर परचेज में होता है, ठीक है, फाइनेंशियल लीज में होता है ना। पढ़ा है कि नहीं आपने हायर परचेज वगैरह? अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। हायर परचेज में क्या होता है? हम माल दे देते हैं सामने वाले को, सामने वाला हमें इंस्टॉलमेंट पे करते रहता है, और एग्रीमेंट में ये लिखा रहता है जब आखिरी किस्त जमा कर देगा तो ये एसेट उसकी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा ही लिखा रहता है। कह रहा है अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें टाइटल इन गुड्स यानी ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर नहीं हो रही है, कुछ समय बाद ट्रांसफर होगी, तो भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो चलिए अभी तक क्या क्या पढ़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा अगर मैं किसी को ओनरशिप ऑफ द गुड्स दे दूं, तुरंत उसके पास ओनरशिप चली जाएगी, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर मैंने कोई ऐसे एग्रीमेंट के तहत किसी को कोई गुड्स दिया जिससे ओनरशिप कुछ समय बाद उसके पास जाएगी, तो भी ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। लेकिन अगर मैंने किसी को कोई एसेट दिया, उसकी ओनरशिप नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ राइट टू यूज दिया है, तो क्या होगा?
तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। आगे देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, लैंड एंड बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में अगर आप लीज पे देते हैं, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, ये सब का मतलब एक ही चीज है, टेनेंसी, किराएदारी। इन सब का मतलब है किराएदारी। अगर आप किराएदारी पे लैंड एंड बिल्डिंग देते हैं तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग होली और पार्टली, लीज रेंटल्स कलेक्टेड शैल बी टैक्सेबल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर जीएसटी। लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग होली और पार्टली, यहां पे ऊपर लैंड के लिए बोल रहा था और नीचे बिल्डिंग के लिए बोल रहा है, बात एक ही है। किराएदारी ऊपर जमीन की कह रहा है, नीचे कह रहा है किराएदारी बिल्डिंग की, दोनों ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। कुल मिला के हम बता देते रेंटिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, ट्रीटमेंट और प्रोसेस, इसका मतलब क्या है? अप्लाइड टू अदर्स पर्संस गुड, जॉब वर्क। एग्जाम्पल ऑफ ट्रीटमेंट एंड और प्रोसेस, क्या मतलब होता है जॉब वर्क? जब हम कोई काम खुद से ना कर पाए, ठीक है, मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लेकिन कोई एक स्टेप है, कोई एक प्रोसीजर है ऐसा है जो हम खुद से नहीं कर पाते हैं, किसी और से करवाते हैं, तो इसे कहा जाता है जॉब वर्क, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, पता है जीन्स बनाने वाली कंपनी है, राइट, और बड़ी शानदार जीन्स बनाते हैं। तो हमने जीन्स बनाई और मेरा काम, भाई मैन्युफैक्चरर है तो मेरा काम सीधे क्या होता है, जीन्स बनाई और डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला गया, राइट। तो मेरा माल सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, वहां से फिर होलसेलर्स के पास जाता है, रिटेलर्स के पास जाता है और फिर कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो मेरा माल तो एकदम चकाचक निकलता है, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा, आगे उसने माल होलसेलर रिटेलर तक पहुंचाया और होलसेलर रिटेलर ने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को माल वापस कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर लाके मेरे सर पे सारा माल पटक देता है, कहता है ये सब नहीं बिकेगा। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो, ऐसी क्वालिटी जीन्स तो कहीं मार्केट में है ही नहीं, जा देखो क्या फिनिशिंग है सिलाई की, कहीं से सिलाई ऊपर नीचे कहीं नहीं है, कहीं से भी कटा पिटा नहीं है माल एकदम। सामने वाले ने कहा यही तो मुश्किल है, ये जीन्स कहीं से कटा पिटा ही नहीं है, इसीलिए मार्केट में नहीं बिक रहा। मैंने कहा क्या मतलब? एक जमाना था कहीं एक हल्का सा भी स्क्रैच आ जाता था तो तुम जीन्स लाके वापस कर देते थे, कहते थे नहीं भाई ये कटा है, बिक नहीं रहा है मार्केट में। तुम कह रहे हो कटा नहीं है इसलिए बिक नहीं रहा है? कहे हाँ। उसने बताया कि आजकल जमाना जो चल रहा है उसमें फटी जीन्स पहनने का फैशन है, जीन्स फटी हुई होनी चाहिए, नी पे से फटी हुई होनी चाहिए, कुछ केसेस में थाई पे से भी फटी हुई होनी चाहिए, नी के नीचे भी फटी हुई होनी चाहिए, 2-4-5 जगह फटी हुई होनी चाहिए जींस, तभी बिकेगी। मैंने कहा ये तो विचित्र बात है भाई, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, लाओ सारी जींस को फाड़ के दे देता हूं। मैंने अपने लेबर को कहा चल जींस तो अब शानदार बना दी, अब फाड़ना शुरू कर सबको, ठीक है। मेरा लेबर ऐसे लेता है, फाड़ता है, उसको चल चल पूरा पूरा जींस ही फट जाता है। मैंने कहा यार ये तो काम बन नहीं रहा है मेरा तो, ठीक है। मैंने उसको दिखाया डिस्ट्रीब्यूटर को, कहा अरे ये ऐसे थोड़ी ना चलेगी, तो पूरा जींस ही फाड़ डाला, आपके लेबर को टेक्निक से फाड़ना ही नहीं आ रहा है, कितना फाड़ना है, कहां फाड़ना है। मैंने कहा अब क्या करूं? तो कहा उसने कि कोई बात नहीं, मैं आपको एक बंदे से मिलवाता हूं, वो फाड़ने में माहिर है, गजब का फाड़ता है, ठीक है, आप एक बार फड़वा के तो देखो। मैंने कहा कि भाई मिलवाओ उससे, ठीक है। तो उसका नाम था फाड़ू भाई, वो मुझसे मिलवाता है फाड़ू भाई से। मैंने कहा हाँ फाड़ू भाई बताओ भाई कैसे होगा ये? कहता है कि एक जींस के फाड़ने का 200 रुपया लेता हूं मैं। मैंने कहा यार पूरी जींस तैयार कर दी मैंने 250 रुपए में बना के, तो सिर्फ फाड़ने का 200 रुपए ले लेगा? कहा हाँ फड़वाना है तो फड़वाओ, नहीं तो मेरे से तो फड़वाने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं। मैंने कहा ठीक है भाई फाड़ दे जींस। तो उसने ये जो जींस फाड़ी, पता है इसने ये क्या किया? जॉब वर्क। ये होता है जॉब वर्क। जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग का कोई एक काम मैं खुद से ना करूं, किसी और से करवा लूं, तो इसे कहा जाता है जॉब वर्क। और जॉब वर्क करने वाला हमेशा क्या देता है? सर्विस देता है, ना कि गुड्स देता है। आप कहेंगे सर ये तो गुड्स दिया ही कहां है, वैसे भी ये तो सर्विस दिया है। मैंने लिया ही एग्जाम्पल इसलिए था। अब आइए दूसरी बात करता हूं। पता है मेरे यहां जीन्स की कटिंग होती है, ठीक है, स्टिचिंग होती है, उसके बाद बटन और जिप लगाने का काम हमारे यहां नहीं होता, मैं ये काम आउटसोर्स करता हूं दूसरे को।
मेरे यहाँ से जीन्स लॉट में ढेर सारी बनती है, फटाफट मशीनों पे पूरी स्टिचिंग हो जाती है। अब ये बटन और जिप लगाने का काम थोड़ा सा मैनुअल सा है, तो ये हम लोग आउटसोर्स करते हैं, बाहर देते हैं, राइट। और जिसको देते हैं वो अपना बटन लगाता है, अपनी जिप लगाता है और लगाने का काम करता है, मतलब उसका जिप भी होता है, बटन भी होता है और लगा के देता है। अब जल्दी बताइए सामने वाले ने मुझे क्या करके दिया है? मैंने जॉब वर्क पे काम दिया, उसने गुड्स दिया कि सर्विस दिया? तो आप कहेंगे सर बटन और जिप भी दिया है और लगवाई भी दिया है, तो ये तो गुड्स और सर्विस दोनों ही लग रहा है। लेकिन शेड्यूल 2 कहता है कि जॉब वर्क पे जब भी आप काम को दोगे तो आपको जो बदले में मिलेगा वो सर्विस ही होगा, ये सर्विस है, ठीक है। अब वो कैसे लेगा हमसे पैसा? वो हमसे बोलेगा 60 रुपए जिप का, बटन का और लगवाई मिला के। भाई मेरा रेट तो ऐसे ही तय होगा ना, जिप का और बटन का लगवाई मिला के 60 रुपए वो हमसे लेता है। तो ये 60 रुपए का उसने क्या दिया है? गुड्स नहीं दिया है बेटा, ध्यान रखिएगा, वो सर्विस दिया है। तो जॉब वर्क को पूरा पूरा सर्विस में डाल दिया गया है, कोई टेंशन ही नहीं, राइट। अब जैसे हम एएमसी कराते हैं, उसमें भी तो कुछ ऐसा ही होता है, राइट। एएमसी मतलब समझते हो, एनुअल मेंटेनेंस हम कराते हैं कि भाई मेरी अगर एसी का हमने एएमसी करा लिया तो एसी जब भी खराब होगी सामने वाला आएगा बना के जाएगा, राइट। और बनाते समय कभी कभी कुछ गुड्स भी खराब हो जाते हैं, पार्ट वार्ट भी खराब हो जाते हैं, वो लगा देता है, और बनवाई तो है ही। तो ये क्या कहलाता है? ये पूरा पूरा सर्विस कहलाता है। जब भी मैं किसी से जॉब वर्क कराऊंगा तो वो सर्विस कहलाएगा। यहां पे जो बात बताई गई है, जॉब वर्क परफॉर्म बाय ए जॉब वर्कर लाइक डाइंग ऑफ फैब्रिक इन वेरियस कलर्स। अच्छा ये भी हो सकता है, मैं कपड़ा खरीदता हूं और उसके अलग अलग कलर की जीन्स बनाता हूं, तो मैं डाइंग के लिए कपड़ा भेजता हूं, कलर चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सामने वाला जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? एक तो कलर यूज कर रहा है विच इज अ मटेरियल, और कलरिंग करके दे रहा है विच इज अगेन अ सर्विस, बट टेकन टुगेदर वो क्या कहलाएगा? वो सर्विस ही कहलाएगा। तो जॉब वर्क इज सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड हाउ इज द जॉब वर्क डिफाइंड? किसी और के प्रोडक्ट पे कोई भी काम करना, किसी और के प्रोडक्ट पे कोई भी काम करना इज सप्लाई ऑफ सर्विस, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मैं टेबल बनाता हूं लेकिन उसकी पॉलिश कहीं और कराता हूं, टेबल तैयार करा के पॉलिश करा के मंगवाता हूं, फिर अपनी दुकान से बेचता हूं, ठीक है। तो मैंने पॉलिश करने के लिए कहीं और भेजा, तो वो बंदा अपना पॉलिश वाला मटेरियल यूज करता है और पॉलिशिंग का काम भी करता है, सब मिला के क्या कहलाएगा? सर्विस। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय और अंडर डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस। कह रहा है कि बिजनेस की एसेट का डिस्पोज ऑफ करना इज सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। गुड्स हेल्ड और यूज फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस बाय और डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस। तो ये हो जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। आइए समझाता हूं इसको। मेरी ऑफिस में ना बड़ा सुंदर सा सोफा सेट है, ठीक है। तो और मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मेरे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि ऑफिस का ही सोफा सेट ले जाके एक बार घर पे लगवा देता हूं। तो पता इसे कहा क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा यूज ऑफ बिजनेस एसेट फॉर पर्सनल पर्पस। देखिए यही वाली बात आ गई, बिजनेस हेल्ड और यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज। जो बिजनेस के लिए एसेट थी, यूज हो रही थी, उसे हमने प्राइवेट यूज कर लिया, ठीक है। अगर हमने प्राइवेट यूज कर लिया, ठीक है, उस एसेट का, तो कंपनी ने कुछ दिया है हमें। पहले ये सोचो, कंपनी ने कुछ दिया, कंपनी की सोफा सेट डायरेक्टर के घर पे आई, क्या कंपनी ने कुछ डायरेक्टर को दिया? आंसर इज यस। क्या गुड्स दे दिया? नहीं भाई, उसने सोफा सेट थोड़ी ना दे दिया है, सोफा सेट इस्तेमाल करने के लिए दिया है, तो गुड्स नहीं है। अगर सोफा सेट ही दे दी होती कंपनी, अब डायरेक्टर को वापस ही नहीं करना, अब अपने घर में ही लगाएगा, तो वो हो जाता सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने सोफा सेट इस्तेमाल करने के लिए डायरेक्टर को दिया है, तो ये हो गई सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई, तो इस पे जीएसटी लगेगा क्या? अब एक बात बताइए, जीएसटी सर कहां से लग जाएगा? क्योंकि कंपनी जब डायरेक्टर को देगी तो डायरेक्टर ही तो मेन मालिक है ना कंपनी का। सर वो ले गया है अपने घर पे सोफा लगाया, तो क्या कंपनी में पैसा दिया होगा क्या? अब जैसे खुद सोच के देखो, स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड की कोई भी चीज हम घर ले जाते होंगे तो स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड को हम पैसा देते होंगे क्या? ऐसा थोड़ी ना, अरे मेरा ही तो है सब कुछ। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो जीएसटी कैसे लगेगा? तो आप शायद एक चीज भूल रहे हो, कुछ आपको याद आ रहा है
कि शेड्यूल 1 में आपने पढ़ा था कि अगर रिलेटिव के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो इवन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई है तो कंसिडरेशन होने का जरूरत थोड़ी ना है, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर पैसा दे रहा हो कंपनी को तभी हम सप्लाई करेंगे, इवन विदाउट कंसिडरेशन भी वो सप्लाई है। याद आ रहा है? ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन इज सप्लाई इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ पे डायरेक्टर यूजिंग कार प्रोवाइडेड बाय द कंपनी फॉर पर्सनल ट्रेवल, कंपनी की कार से हम पर्सनल ट्रेवल कर रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, तो अब ये क्या है? पर्सनल यूज है बिजनेस एसेट का, एंड दिस वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। आइए आगे। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ एनी बिजनेस कैरीड ऑन बाय अ पर्सन हु कीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन shall be deemed to be supplied by him in the course of furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person। क्या कह रहा है? कह रहा है टैक्सेबल पर्सन अब नहीं रहे, मतलब मेरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन था, हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन खत्म करा रहे हैं अपना, ठीक है। खत्म क्यों करा रहे हैं? क्योंकि बेसिकली अब हम अपना धंधा बंद कर रहे हैं, तो हम अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल करा रहे हैं। तो जीएसटी का कानून क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहे हैं, धंधा बंद कर रहे हैं, तो जितना माल आपके पास पड़ा हुआ है ये मान लिया जाएगा कि वो माल बिक गया है। मतलब समझे? जैसे आज हम अपनी दुकान बंद करने जा रहे हैं, परमानेंट बंद करने जा रहे हैं, तो मेरे दुकान में जितना माल है, जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है कि जितना माल दुकान में रखे हो सब बिक गया है, ये मान लिया जाएगा। माल भले नहीं बिका है, दुकान में पड़ा हुआ है, लेकिन वो माल बिक गया है ये मान लिया जाएगा, और उस पर जितना जीएसटी बनता है वो जमा करना पड़ेगा। आपको कि सर अजीब लग रहा है ये कानून, ये तो बड़ा वाहियात कानून है। हम कहते हैं बिल्कुल वाहियात नहीं है। आइए समझिए। एक बात बताइए, अगर मैं दुकान अपनी यहाँ परमानेंटली बंद कर रहा हूं तो दुकान में माल होगा क्या? अरे औने पौने किसी भी भाव में माल बेच के ही तो बंद करूंगा ना दुकान। क्या कोई दुनिया में ऐसा दुकानदार होगा कहेगा आज से धंधा नहीं करना है, शटर गिरा देते बंद, अंदर माल सड़ जाए कुछ भी हो जाए हमको मतलब नहीं है? अरे ऐसा थोड़ी ना करेगा यार। 100 रुपया का माल 10 रुपया में बेचेगा, लेकिन बेच के दुकान बंद करेगा, पहले खाली करेगा सब माल, ऐसा ही ना करेगा। तो जीएसटी वाला कह रहा है, जीएसटी डिपार्टमेंट, कि आप बंद कर दे रहे हो शटर, धंधा बंद कर दे रहे हो, जीएसटी कैंसिल कर दे रहे हो, ये मान कैसे ले? अरे तुम अभी नहीं बेचो, बाद में बेचोगे, और सिंस तुम अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल कर दिए हो तो तुमसे हिसाब किताब कहां से लेंगे? तुम तो जीएसटी के दायरे से बाहर हो लिए हो। तो हम ये आज ही मान ले रहे हैं कि बिक गया, क्योंकि तुम बेचोगे तो है ही है, नहीं बेचोगे ऐसा हो नहीं सकता। देखो दुकान बंद कर रहे हो तो या तो तुम बेच चुके हो सारा माल, और नहीं बेचे हो तो बेचोगे, ठीक है। और तुम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहे हो तो तुमसे हिसाब कैसे लेने आएंगे हम? तो एक काम करते हैं, आज धंधा तुम बंद कर रहे हो, आज ही मान लेते हैं सारा माल बिक गया, हिसाब किताब क्लियर करो, बंद करो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सही तो कह रही है सरकार, गलत क्या है इसमें? ए ट्रेडर इज वाइंडिंग अप हिज बिजनेस। ए एक ट्रेडर का नाम है, दुकानदार का नाम है, वो अपना धंधा बंद कर रहा है। एनी गुड्स लेफ्ट इन स्टॉक शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम एंड जीएसटी शैल बी पेबल, ठीक है। अच्छा, जब भी हम कहते हैं कि ये सप्लाई है, जीएसटी देना पड़ेगा, तो कभी आपके मन में ये तो नहीं ना आ जाता कि किस वैल्यू पे देना पड़ेगा? अरे सर माल तो बिका ही नहीं है, तो क्या माने किस वैल्यू पे बिका है, कितना जीएसटी लगेगा, क्या लगेगा? तो हम कहेंगे सावधान हो जाओ एकदम, ठीक है, और थोड़ा सा होल्ड मारो। आज सप्लाई पढ़ रहे हो, अभी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ रहे, ठीक है। जिस दिन वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ोगे उस दिन पता चलेगा कि किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। क्या आपको मालूम है? बहुत सारी चीज आपको कुछ नहीं मालूम अभी तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मालूम, सप्लाई का कौन सा समय, जीएसटी कब देना पड़ेगा, किस वैल्यू पे देना पड़ेगा, इस वैल्यू ऑफ सप्लाई। बस आपको इतना पता चल गया कि ये सप्लाई है भैया, जीएसटी तो लगेगा। तो आज अभी यही समझना ही है, इतना ही समझना है, यही चैप्टर ही है, राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, की वेदर दिस इज सप्लाई और नॉट। एक्सेप्शन, बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। अगर पूरा धंधा एज अ गोइंग कंसर्न किसी को ट्रांसफर हो जाता है, तब ऐसे में जब आप का रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल होता है तो जो भी माल पड़ा हुआ है वो बिक गया है और जीएसटी पेबल, ये सब नहीं होता। गोइंग कंसर्न यहां पे आपको जीएसटी नहीं देना है। कब? जब आप धंधा एज ए गोइंग कंसर्न बेचते हो। इसका मतलब क्या होता है? हम चलती दुकान से उठे और किसी को बोले 2 करोड़ रुपए दो, अब तुम बैठो दुकान पे, हो गया तुम्हारी दुकान। तुम्हारी दुकान का मतलब क्या हुआ कि जितना माल है तुम्हारा,
इस धंधे से लेने जितनी लेनदारी है वो सब तुम लोगे। अब तुम धंधे पे बैठ जाओ, तुम गद्दी पे बैठ जाओ, जितना पैसा आने वाला है, जैसे हम माल पहले बेचे थे वो सब का पैसा आएगा, सब तुम लेना। जितनी मेरी देनदारी है वो सब तुम्हारी, जितना माल है तुम्हारा, जितनी देनदारी है वो तुम्हारी, जितनी लेनदारी है वो तुम्हारी। अब दुकान तुम्हारी, 2 करोड़ रुपया लाओ हमको। इसे कहा जाता है सेलिंग ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। याद रहेगा आपको। बस खड़े खड़े धंधे पे से उठे, किसी और को बैठा दिए, वो मालिक बन गया। ठीक है, सारी लेनदारी देनदारी दुकान सब उसकी। तो इसे कहा जाता है सेलिंग ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। और यहाँ पे ये जो मैंने बात कही थी ना कि सब बिक गया है माल, वो वाला यहाँ पे नहीं लगता है, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगी, ये सप्लाई नहीं कहलाएगा। क्योंकि अगर ये सप्लाई कहलाता तो बहुत बड़ा कांड हो जाता। क्या होता मालूम है? अब बताओ 2 करोड़ रुपए में धंधा बिकेगा, 18% कॉमनली जीएसटी का रेट है। अगर सरकार इसको भी कहती कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है तो 18 दूनी 36 लाख रुपया तो इस पे जीएसटी लग जाती है। अब बताइए धंधा बिकेगा कैसे? 2 करोड़ के धंधे में 36 लाख रुपए का तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, राइट। 36 लाख रुपए गवर्नमेंट ले लेगी अगर जीएसटी के नाम पे, तब तो कहानी हो जाएगी एकदम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे ही एक बंदा उठ के दुकान पे से गया और दूसरा बंदा बैठा है, तो अब जितना भी माल पड़ा है वो बेचेगा तो जीएसटी तो देगा ही सरकार को। तो किस बात का सरकार ये मान ले कि पूरा जो माल पड़ा हुआ है वो बिक गया और जीएसटी पहले वाले से भी ले ले? कॉमन सेंस की बात है कि भाई हम धंधा बंद थोड़ी ना कर रहे हैं, धंधे पे से उठ रहे हैं, कोई और बैठ रहा है, तो जो बैठेगा वो माल बेचेगा, और जो बेचेगा तो जीएसटी देगा ही सरकार को। तो किस बात का जीएसटी सरकार को अभी चाहिए जब धंधा बिक रहा है? तो क्लियर भी है। Business is carried on by a personal representative who is deemed to be taxable person. Business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person. अच्छा, ये समझाते हैं आपको। पिताजी अब दुकान बेटे को संभालना चाहते हैं। कहते हैं बेटा तुम देखोगे दुकान, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले तो पिताजी अब दुकान पे से उठ रहे हैं, कह रहे हैं बेटा अब से ये दुकान तुम्हें संभालनी है, तो पैसा वैसा ले लेते होंगे पिताजी? नहीं यार, अब वो धंधा दे के जा रहे हैं बेटे को, उससे पैसा लेके क्या लेके पैसा ऊपर जाएंगे क्या? ऑब्वियसली वो बिकेगा तो है नहीं धंधा, वो तो बस ओनरशिप चेंज हो रही है। अब पिताजी की जगह बेटा देखेगा बिजनेस को, राइट। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब बेटा बिजनेस को देखने लगेगा तो पूरा बिजनेस बेटे का है, लेकिन एक चीज जो पिताजी बेटे को नहीं दे सकते हैं वो है जीएसटी नंबर। क्या वो भी दे सकते हैं क्या? नहीं, जीएसटी नंबर नहीं दे सकते। रजिस्ट्रेशन तो दोबारा होगा बेटे का। क्यों? क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज अ पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन नंबर। जो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है उसमें 10 डिजिट तो पैन नंबर होती है, और बाप का बेटे का पैन नंबर तो अलग अलग होगा ना, ठीक है। तो बेटे का जीएसटी नंबर अलग आएगा, राइट। तो इस केस में भी कह रहा है कि जब बिजनेस कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव अब संभालने लग जाता है, यानी बाप से बेटे के पास धंधा चला जाता है, तो ऐसे में भी यहाँ पे जो हम ऊपर जीएसटी लगेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ये बोल रहे थे ना, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा, ठीक है। तो धंधा एज अ गोइंग कंसर्न किसी को बिक जाए या पिताजी बेटे को बिजनेस दे दें तो दिस नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें और कुछ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही बता रहा है आपको। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेप्ट वेयर एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। इस बात को पहले भी बताया लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। जब तक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, तो इसे कहा जाता है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ठीक है। और कंप्लीट बिल्डिंग अगर होती है तो ये होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर वो है तो दिस इज नॉट गुड्स और सर्विस, ये गुड्स और सर्विस ही नहीं है, तो ये तो जीएसटी के दायरे से ही बाहर हो जाता है, राइट। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है, लेकिन जब तक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होती है तो कंस्ट्रक्शन सर्विस कहलाती है और उस पर जीएसटी लगता है। आपने तो जीएसटी का रेट वगैरह भी पढ़ रखा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग वाले फ्लैट्स होते हैं तो 1% जीएसटी का रेट है, अदरवाइज 5% जीएसटी का रेट है। आईटीसी लेता है अगर बिल्डर तो 12% जीएसटी लगाता है, सब आपको पता है ये सब, ठीक है। एक एग्जांपल से समझा देता हूं फिर से। एक बिल्डर फ्लैट बेचना कब शुरू कर देता है? आज वो भूमि पूजन कराएगा ना,
तो आज ही ड्राइंग सब रेडी होगी उसकी, वो दिखाएगा कि देखिए इस पे इतने टावर बनेंगे, ये ऐसे ऐसे फ्लैट बनेगा, ये वाला फ्लैट, वो ड्राइंग के बेसिस पे ही आपको क्या करेगा, फ्लैट बेच भी देगा। ठीक है, अभी फ्लैट बन के तो तैयार होने में अगले 3-4 साल बाकी हैं, मे बी 5-6 साल बाकी हैं, राइट, बट आज ही फ्लैट वो आपको बेच भी देगा। तो वो कुछ इस तरीके से इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी बिल्डर्स बनाते हैं, जैसे कहते हैं कि आप हमको डाउन पेमेंट कर दीजिए। डाउन पेमेंट का मतलब इमीडिएट पेमेंट, बुकिंग अमाउंट, तो कहते हैं फ्लैट बुकिंग अमाउंट। बुकिंग अमाउंट दे दीजिए आप हमको 20 लाख रुपया, फिर 1 ईयर लेटर आप हमको दे दीजिएगा 30 लाख रुपया। ठीक है, फिर 2 ईयर लेटर 2 साल बाद फिर आप हमको दे दीजिएगा 30 लाख रुपया, और फिर क्या कीजिएगा ऑन रजिस्ट्री, फिर उसके बाद ऑन कंप्लीशन हो गया ये, ऑन कंप्लीशन, जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, फ्लैट कंप्लीट हो जाएगा, तो आप हमको 20 लाख रुपया और दीजिएगा और रजिस्ट्री करा के फ्लैट अपने नाम करा लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 1 करोड़ रुपए का फ्लैट। इस तरीके से बिल्डर मान लीजिए बेचता है। तो ये 20 लाख रुपया ये ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुआ है, ये 30 लाख ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुआ है, ये 30 लाख रुपए भी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुआ है। तो इस पे तो जीएसटी लगेगा, इस 20 लाख रुपए पे नो जीएसटी, इस पे जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। कंप्लीट होने के बाद 20 लाख रुपए दिए ना, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, कंप्लीट होते ही वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, अब जीएसटी नहीं लगेगा। और जब तक कंप्लीट नहीं हुई थी तब तक कंस्ट्रक्शन सर्विस का आप पेमेंट कर रहे थे और इसलिए जीएसटी लग रहा था। क्लियर है? ठीक है सबको? तो यही बता रहा है कि जब कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स हो, बिल्डिंग हो, कोई भी सिविल स्ट्रक्चर हो, तो ये सब क्या है, जब तक ये कंप्लीशन ना हो जाए, जब तक ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना मिल जाए, तब तक के लिए जो भी पैसा बिल्डर के पास आ रहा है वो कंस्ट्रक्शन सर्विस का पैसा आ रहा है, उस पर जीएसटी लगेगा। अच्छा, ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता कहाँ से है? ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है उस शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी। डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे हमारे वाराणसी में हम बोलते हैं उसको वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट में वीडीए। वीडीए ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है। जैसे दिल्ली में डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट। तो ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, मैं इसकी भी बात थोड़ा सा कर देता हूं आपसे। जैसे बिल्डर जब फ्लैट बेचता है ना, ड्राइंग के बेसिस पे ही, तो बहुत कुछ दिखाता है, बड़े सपने दिखाता है, कहता है देखिए इसमें 400 फ्लैट्स होंगे, ऐसे ऐसे होगा, इसमें 2 पार्क होगा, एक मंदिर होगा, इसमें एक जिम होगा, 2 स्विमिंग पूल होगा, इसमें वॉक करने के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाए जाएंगे, रनिंग ट्रैक बनाए जाएंगे, ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट होगा, यहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड भी होगा, मतलब जाने कितना कुछ बता दिया गया है, राइट। और फ्लैट खरीदने वाला कौन है यहाँ पे? अगर एक मिड साइज सोसाइटी तैयार हो रही है तो ज्यादातर लोग जो यहाँ पे फ्लैट खरीद रहे हैं वो लोन लेंगे, हाउसिंग लोन लेंगे बैंक से, और उसका क्या करेंगे, उसी से पैसे से डाउन पेमेंट करेंगे उनकी, और बैंक में किस्त का जमा करना शुरू कर देंगे, और खुद कहीं कहाँ रह रहे हैं, अभी किराए के मकान में रह रहे हैं, जिसका किराया भी पे कर रहे हैं। तो अगर हम 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए तक की फ्लैट की बात करें, तो इसे खरीदने वाला वो व्यक्ति होता है जो अपने जीवन का पहला फ्लैट खरीद रहा है। देखिए एकदम सच्चाई वाली बात आपको समझाने जा रहे हैं। 50, 60, 70 लाख, 80 लाख रुपए वाले फ्लैट जो भी बिक रहे हैं, वो मेजॉरिटी बंदा वही खरीद रहा है जो अपने जीवन का पहला फ्लैट खरीद रहा है। अभी तक वो किराए के मकान में था, बैंक से कर्जा लेगा, लोन लेके डाउन पेमेंट करेगा और उसकी किस्त बैंक में जमा करना शुरू कर देगा। ठीक है, पता है जितने लग्जरी फ्लैट बिक रहे हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ वाले, तो वो जीवन में पहली बार फ्लैट खरीदने वाला बंदा नहीं है, वो तो 10 फ्लैट खरीद के पहले ही बैठा हुआ है। उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है खरीद भी लेगा और यूज भी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास एक से ज्यादा घर पहले से ही है। तो 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, वहां जहां मैं बात कर रहा था कि एक बंदा लोन लेके फ्लैट वगैरह लिया है, तो जैसे बिल्डर्स पहले क्या करते हैं, पहले फ्लैट बनाते हैं, फ्लैट बन जाता है, उसके बाद फिर वो लगेंगे मंदिर बनाने में, पार्क बनाने में, स्विमिंग पूल बनाने में, वो सब बाद में करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही फ्लैट रेडी हो जाता है, तो जो फ्लैट ओनर है वो कहता है भाई साहब मेरी जो आखिरी किस्त बनती है ना कंप्लीशन वाली, वो लीजिए, फ्लैट मेरे नाम कीजिए और हम रहना शुरू करें। बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, किराया भर रहे हैं, बैंक में किस्त भी भर रहे हैं, तनख्वाह भी बहुत ज्यादा नहीं है, बचता ही क्या है। ठीक है, और सचमुच ऐसे लोगों की लाइफ ये है हमारे देश का मिडिल क्लास। ठीक है,
एंड मिडिल क्लास में भी अगर हम बात करें तो दो कैटेगरी होती है, एक अपर मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास, एंड देन द अपर क्लास इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। ये लोअर मिडिल क्लास की हालत थोड़ी सी और गंभीर होती है। वो बिल्डर्स को बोलते हैं कि भाई मुझे पोजीशन दे दीजिए फ्लैट का, ताकि हम रहना शुरू करें, कम से कम मेरा किराया तो नहीं लगेगा। बिल्डर कहता है कि भाई अभी तो सब रेडी नहीं हुआ है, ये सब मंदिर वगैरह रेडी नहीं हुआ है, पार्क रेडी नहीं हुआ है। तो कह रहे मंदिर और पार्क जाएगा कौन, किसके पास फुर्सत है, दिन रात नौकरी करते हैं, भैया रहने के लिए जगह चाहिए, वो दे दो हमको पहले, ठीक है, बाकी आप बनाते रहना। तो उसने फ्लैट का पोजीशन ले लिया। धीरे धीरे करके 400 फ्लैट वाले सारे लोग प्रेशराइज करते हैं बिल्डर को, भाई हमें फ्लैट दे दो, मेरी चाबी दो, हम रहना शुरू करें, बाकी तुम करते रहना, ठीक है। जब सारे लोग रहने लग जाते हैं तो बिल्डर ऐसे सोचता है, कहता है यार सारा फ्लैट तो बिक गया, पैसा सबका आ ही गया है पूरा पूरा, ठीक है, लास्ट पेमेंट भी सब कर ही दिए हैं और सब रहना भी शुरू कर दिए हैं। अब जरूरत क्या है मंदिर बनाने की, जरूरत क्या है जिम बनाने का है, जरूरत क्या है स्विमिंग पूल बनाने का। एक काम करते हैं, अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं, निकलते हैं इस बिल्डिंग से, खेल खत्म, माल तो सारा बिक ही गया, फ्लैट तो बिक ही गया सब, राइट। तो जनरली ऐसा पाया गया था कि बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करते थे और ऐसा करते थे, राइट। तो अब डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया है, कहा है कि तुम पोजीशन दे ही नहीं सकते, अब तुम फ्लैट ओनर को पोजीशन नहीं दोगे, पहले पूरा कंप्लीट करोगे, सर्टिफिकेट लोगे, वीडीए जो होगा सर्टिफिकेट देगा कंप्लीशन का, अब उसके बाद ही वो किसी को भी फ्लैट में आने दे सकता है। तो अब जब उसके क्लाइंट्स जो हैं, कस्टमर्स जो हैं, वो ये बोलेंगे भाई हमको पोजीशन दो, तो वो अंडर प्रेशर आएगा और जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन दे नहीं सकता, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस हो गई प्रोजेक्ट कंप्लीशन की। तो ये सर्टिफिकेट मिलने तक जितना भी पैसा आएगा, आप ऐसे समझ लीजिए कंस्ट्रक्शन सर्विस का है, लायबल फॉर जीएसटी है। फिर ए टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? दिमाग से बनाई गई चीज को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहा जाता है। हाथों से बनाई गई चीज को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, वैसे दिमाग से बनाई हुई चीज को, क्रिएशन ऑफ माइंड को क्या कहा जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहा जाता है। जैसे बच्चों जो आप मेरी किताबें पढ़ते हो वो पता है क्या है? कागज से बनाई हुई किताब है, इंक से बनाई हुई किताब है? नहीं बेटा, वो दिमाग से बनाई हुई किताब है, उसको तो कागजों पे उतारा गया है। बना कैसे है? वो दिमाग से बना है। किसका दिमाग लगा है? मेरा दिमाग लगा है, ठीक है। तो जो किताब आप पढ़ रहे हैं वो किताब मेरा क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। और हम इसकी क्या कराते हैं? कॉपी राइट, राइट। आप देखोगे, आप किताब पलटना तो कहीं आपको दिखेगा, शायद लास्ट कवर पेज पे लिखा हो या अंदर के साइड में फर्स्ट पेज के पीछे अंदर लिखा हो, तो एक आप नंबर देखेंगे किताबों पे होगा ISBN नंबर, ISBN, यही कॉपीराइट नंबर होता है, राइट। और वो ISBN पे जो नंबर दिला हुआ है वो मेरे नाम से कॉपीराइटेड है, ये किताब का हक मेरा है, राइट। नहीं तो पता है, अगर कॉपीराइट नहीं कराएंगे तो जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो मेरा अधिकार नहीं है, कोई दूसरा बंदा भी जो उस किताब के अंदर लिखा हुआ है लिख दे, छाप दे और वही किताब बेच दे। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो किताब की कॉपीराइट मैंने ले रखी है। अगर कोई भी उसी तरीके से कुछ भी लिखेगा, अपनी किताब बनाएगा, तो मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूं, राइट। तो ये होती है कॉपीराइट। अब मैं किसी को क्या अपनी कॉपीराइट एंजॉय करने के लिए देता हूं? हाँ, पब्लिशर को मैं कॉपीराइट एंजॉय करने को देता हूं। पब्लिशर कौन होता है? जो किताब छापता है। तो आप देखेंगे उस पे ना एक पब्लिशर का नाम भी है, ठीक है। आप देखेंगे भारत पब्लिकेशन है, तो ये किताब को छापता है, तो मैंने उसे एक राइट दिया, अधिकार दिया है, कॉपीराइट नहीं दे दिया अपना, किताब का हक उसका नहीं बन गया, वो किताब मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। मैंने उसे छापने का हक दिया है किताब, कि वो किताब छापेगा और बेच सकता है। फिर हमारे बीच एग्रीमेंट होता है कि भाई वो किताब छापेगा, बेचेगा, तो हर किताब पे मुझे कितना पैसा मिलेगा, राइट। तो अगर मैं किसी को टेम्पररी ट्रांसफर परमिटिंग यूज, टेम्पररी ट्रांसफर या परमिटिंग यूज क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि जनरली हम भी एक एग्रीमेंट जो बनाते हैं तो साल भर का एग्रीमेंट होता है कि भाई साल भर हम तुमसे किताब छपवाएंगे और बिकवाएंगे। तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडॉप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, डिजाइन करना, उसकी प्रोग्रामिंग करना, उसको कस्टमाइज करना। आपने एक सॉफ्टवेयर खरीदा और अपने हिसाब से कस्टमाइज करा लिया, ठीक है। एडप्टेशन, आपके बिजनेस के हिसाब से उसको एडप्ट किया गया। अपग्रेड कराना सॉफ्टवेयर को, इनहांस कराना,
इंप्लीमेंट कराना अपने यहाँ, इंप्लीमेंट मतलब अपने यहाँ चालू करवा देना, यूज केस उसका रेडी हो, शुरू हो जाए, मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितना कुछ भी है सब सप्लाई ऑफ सर्विस है। पुराने वाले जमाने में ये पंगा होता था सॉफ्टवेयर के केस में, कुछ लोग वैट बोलते थे, कुछ सर्विसेज भी बोलते थे। आगे देखिए, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, ये पूरा एक हो गया, टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, और टू डू एन एक्ट। तो तीन चीजें हैं यहां पे, देखो बच्चों, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, दूसरा हो गया टू टॉलरेट एन एक्ट, और तीसरा हो गया टू डू एन एक्ट। ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस है। टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट का मतलब क्या होता है, कुछ न करने का अगर आपको पैसा दिया जाए तो भी आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, ठीक है, और उस पर भी जीएसटी लगेगा। मैंने कई बार एग्जांपल लिया है इसलिए पूरा एग्जांपल नहीं लूंगा, शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने अपने इंटीरियर डेकोरेटर को कहा कि भाई तूने तो मेरा फ्लैट तो बहुत सुंदर सा बना दिया, अब ये लो 30 लाख रुपया पकड़ो, तुम किसी और का फ्लैट मत बनाना इस सोसाइटी में। तो ये क्या है, आई एम रिफ्रेनिंग समबडी एंड द पर्सन इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। वो उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि वो अब ऐसा नहीं करेगा किसी और फ्लैट ओनर के लिए। तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो जब मैं पैसा उससे दूंगा तो वो जीएसटी के साथ ही मुझसे ये पैसा लेगा। टू टॉलरेट एन एक्ट, टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है। अगर कुछ बर्दाश्त करने का किसी को पैसा दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। जैसे आप फ्लाइट की टिकट कराते हो तो पैसा लगता है, राइट, वो तो एक सप्लाई ऑफ सर्विस ही है। आप उस फ्लाइट की टिकट को फिर कैंसिल कराते हो तो एयरलाइंस आपसे कुछ चार्जेस ले लेती है, कैंसिलेशन चार्जेस। पता है ये क्या है, बर्दाश्त करने का पैसा है। बदले में दिया क्या आपको, अरे आपने फ्लाइट की टिकट कैंसिल कराई तो आपको कुछ पैसा देना पड़ा, कैंसिलेशन चार्ज। क्या एयरलाइंस ने कुछ दिया आपको, कुछ दिया नहीं, आपको बर्दाश्त किया, आपने कैंसिल किया, ये उसने बर्दाश्त किया। का क्या नाटक है, एक बार टिकट कराते हो दूसरी बार कैंसिल कराते हो, तो आपको बर्दाश्त करने का उसने पैसा लिया है। ये भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। एयरलाइंस वाले ने सप्लाई ऑफ सर्विस की है, यही माना जाएगा, ठीक है। कुछ ना करना सप्लाई ऑफ सर्विस है, कुछ बर्दाश्त करना भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। एक और एग्जांपल लूं बर्दाश्त करने का। आप चेक काटते हो, ठीक है, और एक पार्टी को देते हो, पार्टी बैंक में उस चेक को लगाता है और चेक बाउंस हो जाती है, तो बैंक वाला आपसे चेक बाउंस चार्जेस लगा देता है, आपके खाते में लगा देता है, यानी आपसे कुछ पैसे लेता है, चेक बाउंसिंग चार्जेस। किस बात के चेक बाउंसिंग चार्जेस ले लिया है, बर्दाश्त करने का, ये बर्दाश्त करने का ले रहा है आपसे, ठीक है, चेक बाउंस बर्दाश्त किया गया है आप, ठीक है। टू डू एन एक्ट, ये तो क्लियर ही है, कुछ करने का पैसा, तो कुछ करना तो सप्लाई ऑफ सर्विस होता ही है। पेमेंट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन परफॉर्मेंस और शॉर्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बताते हैं, ये भी बर्दाश्त करने का एक एग्जांपल ले रहा है, इसको समझा देते हैं। मैंने आपको एक ऑर्डर दिया 10,000 क्वांटिटी का, लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये ऑर्डर आपको 3 दिन के अंदर मुझे डिलीवर करना पड़ेगा, और अगर आप 3 दिन के अंदर डिलीवर नहीं कर पाओगे तो मैं आपसे पेनाल्टी लूंगा 1 लाख रुपए की। भैया लेना है ऑर्डर तो लो, नहीं तो नहीं लो। ऑर्डर लोगे तो 3 दिन के अंदर देना पड़ेगा, अगर नहीं दे पाए तो 1 लाख रुपया पेनाल्टी लेंगे। हमने एग्रीमेंट किया आपके साथ, तब आपको ऑर्डर दिया है, जो भी रेट वेट तय हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन अगर 3 दिन के अंदर नहीं दिए तो 1 लाख रुपया लेंगे हम तुमसे, ठीक है। आप 3 दिन के अंदर नहीं दे पाते हो तो हम आपसे 1 लाख रुपया लेते हैं, ठीक है। पता है मैंने जो 1 लाख रुपया आपसे लिया है, आपने किस बात का 1 लाख रुपया दिया है, आपने किस बात का 1 लाख रुपया दिया है, बताइए। आपने बर्दाश्त किया है, ठीक है। मैंने सॉरी, आपने बर्दाश्त नहीं किया है, आपको मैंने बर्दाश्त किया है, ठीक है, इस बात का मैंने 1 लाख रुपया लिया है। तो मैंने आपको क्या दिया, मैंने बर्दाश्त किया आपको, ठीक है। आपने कहा था कि मैं 3 दिन के अंदर माल की डिलीवरी कर दूंगा, आपने नहीं किया, ये मैंने बर्दाश्त किया, इस बात का आपसे 1 लाख रुपए लिया है, तो मैंने सप्लाई ऑफ सर्विस की है, ठीक है। वो सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है, टू टॉलरेट एन एक्ट।
ट्रांसफर राइट टू यूज एनी गुड्स और फॉर एनी पर्पस, जब भी मैं कोई गुड्स किसी को इस्तेमाल करने के लिए देता हूं, जैसे मेरे पास जनरेटर है, मैंने आपको इस्तेमाल करने के लिए दे दिया, ठीक है, जनरेटर दे नहीं दिया, इस्तेमाल करने के लिए दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। कंपोजिट सप्लाईज, ये जैसे कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस समझ गए? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का मतलब एएमसी जो होता है, ये भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में ही आता है कि मैंने आपको दे दिया। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में जॉब वर्क्स वगैरह भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, ऐसा नहीं है। एएमसीज आता है, एनुअल मेंटेनेंस, कि मैंने आपसे एसी की एएमसी करा ली, साल भर में जितना भी एसी खराब होगा आप ही बनाओगे, और मैंने आपको एक बार में ही 10,000 रुपया दे दिया, साल भर में जितना भी खराब होगा आप ही को बनाना है, जो भी मटेरियल लगे, लेबर लगे, आप ही का। तो आप आते हो, कभी एसी में कुछ खराबी होती है तो कभी कभी मटेरियल भी लगाते हो, कभी कभी मटेरियल नहीं लगता, सिर्फ आपका काम होता है, सिर्फ आप लेबर से काम कराते हो। तो व्हाटएवर जो भी होता है वो पूरा का पूरा सप्लाई ऑफ सर्विस ही कहलाएगा, ठीक है। सप्लाई बाय वे ऑफ or as part of any other service or in any other manner whatsoever of goods being food or other article for human consumption or any drink। अगर आप किसी को खाना, ड्रिंक, ये सब कुछ की सप्लाई करते हो, यानी ये रेस्टोरेंट की और आउटडोर कैटरिंग की बात कर रहा है, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विसेज की बात कर रहा है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। पुराने ज़माने में इसमें भी पंगा होता था, कोई गुड्स बोल रहेगा, कोई सरकार सब सर्विसेज बोल रही है, ये क्लैरिटी आ गई कि ये भी सर्विस है। सेवेंथ क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन unincorporated association of body or person to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration। एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। मान लीजिए एक लोकल क्लब है और वो क्या करता है कि एक नॉमिनल सी पेमेंट, जब भी, ऐसे समझ लीजिए एक क्लब है, इन लोग की जब भी मीटिंग होती है ना तो एक नॉमिनल फी ली जाती है सबसे, ठीक है। बहुत सारे क्लब में ऐसा सिस्टम होता है कि मंथली, वीकली सब मिलते हैं, लेकिन एक नॉमिनल सी फी पेमेंट होती है, मीटिंग फी उसको कहते हैं, ठीक है। और जब भी मीटिंग होती है तो आपके सामने, आपकी टेबल पे एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख दी जाती है, एक फ्रूटी रख दी जाती है, मान लीजिए एक पानी की बोतल रख दी जाती है, एक चिप्स की पैकेट, एक बिस्किट की पैकेट, इतना आपके टेबल पे सामने रखी हुई है। तो ये जो सप्लाई होती है इसी के लिए तो बेसिकली आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाता है, यही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो पैकेज स्नैक्स अगेंस्ट नॉमिनल मीटिंग फी, पैकेज्ड स्नैक्स अगेंस्ट नॉमिनल मीटिंग फी इज सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। अब कुछ चीजों में एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। एक तो बताएंगे हम आपको टेनेंसी राइट के बारे में। टेनेंसी राइट क्या चीज होती है? हर स्टेट में ना टेनेंसी राइट को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, तो मैं नहीं जानता आपके स्टेट में क्या बोला जाता है। हमारे यूपी में इसको पगड़ी बोला जाता है, ठीक है। कभी आपने सुना है कि ऐसे बोलते हैं कि अरे इस दुकान का किराया 20,000 रुपया महीना चल रहा है, लेकिन पगड़ी जो है इसकी 50 लाख रुपए है। मतलब समझे, जब आप दुकान किराए पे लोगे ना वो, तो 50 लाख रुपया सामने वाला अपफ्रंट मांग रहा है, 50 लाख रुपया तो आपको अपफ्रंट देना होगा, और फिर महीने का आप 20,000, 25,000 जो भी किराया वो दोगे। तो ये जो 50 लाख रुपया अपफ्रंट दे रहे हो, उससे क्या होता है, वो लिख के देता है आपको कि आपसे हम 10 साल तक ये जगह खाली नहीं कराएंगे। जनरली ऐसा ही होता है। देखिए, हम अगर रहने के लिए घर लेते हैं ना, तो हमें इतनी टेंशन नहीं है कि हम साल भर बाद निकलेंगे कि 2 साल बाद निकलेंगे, ठीक है, कहीं और निकल जाएंगे, कहीं दूसरे मकान में रह लेंगे। लेकिन अगर हम कहीं अपनी दुकान खोलते हैं तो हम कंसर्न होते हैं, क्यों? क्योंकि उस एरिया में हम अपनी दुकान चलाएंगे, इतनी प्रमोशन करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, और पता चला साल भर बाद हमको मकान मालिक निकाल दिया तो हम कहीं और दुकान खोलने चले जाएं। ऐसा थोड़ी ना होता है, राइट। तो अगर हमें अधिकार चाहिए रहने का, तो इसे कहा जाता है टेनेंसी राइट। और टेनेंसी राइट हमको सामने वाले से खरीदनी पड़ती है। हम मकान मालिक को बोलते हैं कि देखो हम 10 साल तक तुम हमसे खाली नहीं करा सकते हो, तो कहता है ठीक है, हम 10 साल तक खाली नहीं कराएंगे। इस बात का हम आपसे कितना लेते हैं? 10 लाख रुपया। बाकी किराया तो आप दोगे ही, हम खाली नहीं कराएंगे आपसे 10 साल तक, इस बात का 10 लाख रुपया ले रहे हैं। अच्छा, टेनेंसी राइट में और भी बहुत सारी चीज होती है। जब एग्रीमेंट बनता है तो जो जो बात लिखी हुई है, जैसे उसमें यह भी होता है कि अगर हम 10 साल के भीतर किसी और को किराए पे, जैसे हमने, आपका मकान था, ठीक है, यानी आपकी दुकान थी, मैंने आपको 10 लाख रुपए दिया कि 10 साल के लिए मैं किराए पे ले रहा हूं उसको,
ठीक है, किराया तो दूंगा ही दूंगा, 10 लाख रुपया तो 10 साल तक आप खाली नहीं कराओगे, इस बात का लिए हो। तो इसमें मैंने एक लाइन और नोट कराई कि अगर मुझे मन करेगा तो मैं किसी और को भी इसे किराए पे दे सकता हूं, और जैसे आपने मुझसे 10 लाख रुपए लिया, मैं उससे भी कुछ भी पैसा ले सकता हूं, मेरी मर्जी, जितने में मैं आगे निकाल दूं। तो ये भी हो सकता है। तो आपने मुझे अधिकार राइट बेच देता हूं, सामने वाला, फिर मैं आपसे 10 लाख रुपए में लिया और मैं फिर किराएदार ढूंढता हूं, ठीक है, मुझे एक किराएदार मिल गया, कह रहा है 10 साल के लिए गारंटी ले लो, 15 लाख रुपया दे देंगे कि निकालोगे नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, 10 साल तक नहीं निकालूंगा, लो 15 लाख रुपया दो। ठीक है, कभी कभी एग्रीमेंट ये होता है, मकान मालिक ये कहता है कि जो पैसा तुम उठाओगे टेनेंसी राइट का, उसमें से 10% या 20% हमको भी देना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। अच्छा, इन सब के अलावा कभी कभी एक क्लॉज और इस एग्रीमेंट में डाला जाता है कि मान लीजिए लैंडलॉर्ड को खाली कराने की मजबूरी आई गई 10 साल के पहले, तो क्या होगा? तो उसमें लिखा होता है कि लैंडलॉर्ड फिर एक काम करेगा, लैंडलॉर्ड खुद 20 लाख रुपया देगा या 15 लाख रुपया देगा और फिर खाली करा सकता है। ठीक है, तो मतलब जितना पैसा वो लिया होगा उससे 1.5 दुगना पैसा देगा, अगर जरूरत पड़ गई उसको खाली कराने की तो फिर वो खाली करा सकता है, कुछ इस तरीके से होगा। तो ये भी डिपेंड करता है, देखिए दो पार्टी है, दोनों पार्टी मिलके जिस तरीके से एग्रीमेंट बनाना चाहे वैसे बना सकती हैं। ये टेनेंसी राइट का मतलब मेनली प्राइमरली ये होता है कि भाई सामने वाले को एक गारंटी चाहिए कि इतने साल के पहले तुम ये जगह खाली नहीं कराओगे, और इसी बात का वो एक अपफ्रंट पैसा देता है। तो ये जो टेनेंसी राइट दिया जाता है ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था वहां पे 3 चीजें सप्लाई ऑफ सर्विस है: ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट, ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। ठीक है, ये तीनों चीज बताया था, कुछ न करने का पैसा, कुछ बर्दाश्त करने का पैसा, कुछ करने का पैसा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो यहां पे हम लोग देख सकते हैं। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ठीक है, कुछ न करने का पैसा। अच्छा, उसके पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां इससे रिलेटेड है ये, जो पहले वाला हम लोग पढ़ रहे थे, टेनेंसी राइट वाला। जैसे अगर ये हाउस जो है, हाउस ड्वेलिंग भी कहते हैं, ड्वेलिंग मतलब रहने लायक घर को हम ड्वेलिंग कहते हैं। ठीक है, तो घर रहने लायक ही होता है। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग हो सकती है और कॉमर्शियल ड्वेलिंग हो सकती है, मतलब रेजिडेंशियल हाउस, कॉमर्शियल हाउस। अगर रेजिडेंशियल हाउस का पर्पस क्या हो सकता है, उसका रेजिडेंशियल यूज भी हो सकता है और कॉमर्शियल यूज भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं कि हम किसी से फ्लैट लिए और उसमें अपनी ऑफिस खोल लिए, बहुत लोग खोल ले रहते हैं फ्लैट के अंदर भी ऑफिस। ठीक है, बहुत सारे लोग रेजिडेंशियल मकान है उसमें अपनी दुकान खोल लेते हैं। ठीक है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि यूज कॉमर्शियल हो रहा है। ठीक है, तो रेजिडेंशियल अगर हाउस है और रेजिडेंशियल यूज हो रहा है, अच्छा आप कॉमर्शियल में अब ये मत बोलना कि सर रेजिडेंशियल यूज हो रहा है कि कॉमर्शियल यूज हो रहा है। एक दुकान के अंदर कोई रहता होगा क्या? अरे दुकान तो खुद ही लोग घर के अंदर दुकान खोल लेते हैं, ये पॉसिबल है। दुकान के अंदर घर खोल लेंगे, ये पॉसिबल थोड़ी ना है। दुकान में दुकान ही होगी, कॉमर्शियल में कॉमर्शियल यूज ही हो रहा होगा। कॉमर्शियल जगह महंगी होती है। ठीक है, कोई कॉमर्शियल जगह जो किसी काम लायक नहीं है, मतलब रहने लायक तो होती नहीं है कॉमर्शियल, फिर भी हम दुकान में ही रह रहे हैं, जबकि उल्टे वो महंगी जगह है, तो हम घर नहीं लेंगे रहने के लिए। तो रेजिडेंशियल यूज एग्जेम्प्ट होता है, इस पे सब ये मतलब इस पे जीएसटी नहीं लगती है। ठीक है, और कॉमर्शियल यूज या फिर ये दोनों के लिए ये टैक्सेबल होता है जीएसटी में, इसको ध्यान रखिएगा बस। जैसे आपको बार बार बता रहे थे ना रेंटिंग पे, रेंटिंग वाली जो बात हो रही थी, आई वॉज ऑल टॉकिंग अबाउट रेंटिंग। ये पूरा रेंटिंग के लिए आपको समझाया है, रेंटिंग किराएदारी। ठीक है, तो रेंटिंग में अगर रेजिडेंशियल मकान रेजिडेंशियल यूज के लिए किराए पे दिया जा रहा है तो जीएसटी नहीं होती है। रेजिडेंशियल मकान दुकान खोलने के लिए दिया जा रहा हो या कॉमर्शियल बिल्डिंग दी जा रही हो किराए पे, तो ये टैक्सेबल होती है, इस पे जीएसटी लगती है। तो टेनेंसी राइट, टेनेंसी की बात कर रहे थे, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। हालांकि एक बात और बता दूं आपको, टेनेंसी जो राइट दी जाती है ना, इस पर स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है, तो भी जीएसटी लगता है। टेनेंसी राइट अगर किसी को दिया जाएगा ना, तो इस पर स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है। ये जो एग्रीमेंट होता है स्टैम्प पेपर पे किया जाता है, और तकरीबन एनुअल जो किराया होता है ना,
उसका 4% के आसपास लगता है इस पे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जीएसटी भी लगती है। आइए इन सभी के कुछ एग्जाम्पल्स है वो देखते हैं। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कुछ ना करने का पैसा। देखिए क्या ना करने का पैसा मिल रहा है। Example of activities that would be covered by this part of the expression would include non-compete agreement, where one party agrees not to compete with the other party in a product, service or geographical area against consideration paid by the other party. अब जैसे मान लीजिए मैं प्रोडक्ट X बेचता हूँ और प्रोडक्ट X का एक सप्लायर और है, ठीक है। तो अभी तक मेरे एरिया में से मैं ही प्रोडक्ट X बेचता था, ठीक है। तो एक दूसरे एरिया वाला जो सप्लायर है वो अब मेरे एरिया में भी आके माल बेच रहा है, ठीक है। भाई उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो अब कहीं भी पूरे देश भर में बेचे, मैं मना थोड़ी ना कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे एक एरिया में पेप्सी बिकती है तो कोको कोला वाले को मना थोड़ी ना बेचना, बिल्कुल बेच सकता है। तो भाई जब वो मेरे एरिया में आने लगा तो मैंने कहा कि देखो इससे कोई फायदा नहीं होगा। वो फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वालिटी वाइज हम दोनों के प्रोडक्ट एक जैसे हैं। मैं 10 रुपए का बेच रहा हूं तो तुम मार्केट अपना स्टैब्लिश करने के लिए 8 का बेचोगे, तुम जब 8 का बेचोगे तो मैं 7 का बेचना शुरू करूंगा, मैं जब 7 का बेचना शुरू करूंगा तुम 6 का बेचना शुरू करोगे, क्योंकि भाई लागत तो हम लोग की बहुत कम है, 3 रुपया है, वो तुम्हारी भी लागत है मेरी भी है। तो ये मार्जिन जो है हम लोग वो ही अपनी खाएंगे बिना मतलब के, कोई मतलब नहीं है। तुम एक काम करो मेरे एरिया में मत आओ, ठीक है। तुम जहां बेचते हो माल बेचो, अपना 10 रुपए का बेच रहे हो, हम भी अपना 10 रुपए का बेचेंगे 3 रुपए के माल को, और तुम मेरे एरिया में नहीं आओगे इस बात का हम तुमको 1 करोड़ रुपए दे देते हैं। एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई तुम मेरे एरिया में कभी नहीं आओगे और 1 करोड़ रुपए हम अपफ्रंट तुमको देने को तैयार है। तो इसे कहा जाता है नॉन कम्पीट फी। भाई मुझसे कंपटीशन मत करो, छोड़ो यार कंपटीशन वगैरह मत करो, तुम मेरे एरिया में ही मत आओ, मैं तुमको बाहर के बाहर 1 करोड़ रुपए दे देता हूं, तुमको मेरे एरिया में इंटर करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ ना करने का पैसा होता है। तो दिस अगेन सप्लाई ऑफ सर्विस। B है, another example of such activities would be a builder refraining from constructing more than certain number of floors even though permitted to do so by the municipal authorities against a compensation paid by the neighboring housing project which wants to protect its sunlight, ये एक बात हो गई। अभी और के बाद एक दूसरी बात है, देखिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें कई सारे फ्लैट्स हैं। अब यहां पे एक नई बिल्डिंग बन रही है, पता है, यहां पे एक नई बिल्डिंग बन रही है और ये बिल्डिंग इतनी ऊंची बन रही है, जो शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे नक्शा वगैरह इसका पास है, ये लीगली ऑथराइज है इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाएगा तो इस वाली बिल्डिंग का जो बेसिकली सूर्य की रोशनी वगैरह है सब ढक जाएगी, तो ये एकदम मरी सी सोसाइटी बिल्डिंग हो जाएगी एकदम, ठीक है। तो इस बिल्डिंग के ओनर ने इसको कहा कि तुम इतनी बड़ी बिल्डिंग मत बनाओ। उसने कहा कैसे ना बनाऊं, मेरे पास तो भाई लीगल ऑथराइजेशन है इतनी बिल्डिंग बनाने की, कम फ्लैट बनाएंगे तो भाई कम बिकेगा, पैसा कम आएगा, हम तो बनाएंगे इतनी ऊंची बिल्डिंग। तो कहता है नहीं यार एक काम करो, तुम इतनी बड़ी बिल्डिंग मत बनाओ, तुम थोड़ी छोटी बिल्डिंग बना लो, इतनी बना लो, और मैं तुम्हें क्या करता हूँ 5 करोड़ रुपए दे देता हूँ, इतना जो एक्स्ट्रा था ये इतना मत बनाओ, ऊपर वाला ये मत बनाओ, ठीक है, मैं तुमको इतने के 5 करोड़ रुपए दे देता हूँ। तो ये किस बात के पैसे दे रहा है, कुछ करने का नहीं, कुछ न करने का पैसा दे रहा है कि इतनी बिल्डिंग मत बनाओ, उस बात के 5 करोड़ रुपए ले लो। और वो क्यों दे रहा है, ताकि इसकी बिल्डिंग पे जो सूर्य की रोशनी वगैरह नहीं आ पाती वो आए, ठीक है। क्योंकि क्या लीगली ये मना कर सकता है कि सूरज की रोशनी नहीं आ रही है तुम नहीं बना सकते हो? अरे नहीं भाई, इसकी जमीन है, जो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहां से नक्शा पास है, बिल्कुल बना सकता है ये बिल्डिंग, इसके सूरज की रोशनी रुकेगी, इससे इसका क्या लेना देना है, ठीक है। या फिर एन इंडस्ट्रियल यूनिट रिफ्रेनिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग सर्टेन आवर्स अगेंस्ट एन एग्रीड कंपनसेशन पेड बाय द नेबरिंग स्कूल व्हिच वांट्स टू अवॉइड नॉइस ड्यूरिंग दोज आवर्स। अब देखिए ये एक एरिया है, यहीं पे एक इंडस्ट्री है, ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, और यहीं पे एक स्कूल भी है ये, ठीक है। अब ये फैक्ट्री लाइसेंस्ड फैक्ट्री है, इसको अथॉरिटी है ऑपरेट करने का यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कहीं भी आके फैक्ट्री खोल लिया, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे इसको फैक्ट्री खोलने की ऑथराइजेशन है पूरी। लेकिन ये फैक्ट्री जब चालू होती है तो बड़ी आवाज करती है, ठीक है। ये जो स्कूल है इसकी टाइमिंग है 10 से 4 बजे तक, ठीक है, या मान लेते हैं सुबह की स्कूल है, 7 बजे से लेके 2 बजे तक की स्कूल है, ठीक है। इसने इस फैक्ट्री वाले को बोला है कि तुम 2 बजे तक अपनी फैक्ट्री में चालू किया करो, तुम फैक्ट्री अपनी स्टार्ट करो 2:15 से, और इस बात की मैं तुम्हें देता हूं 10 करोड़ रुपए,
ये स्कूल वाला दे रहा है, तो ये फैक्ट्री वाले को किस बात के पैसे दे रहा है, जल्दी बताओ तो, क्या करने के, कुछ न करने का पैसा दे रहा है। तो फैक्ट्री वाला जो सर्विस दे रहा है वो कौन सी सर्विस है, टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, ठीक है, उस बात की वो 10 करोड़ रुपए पा रहा है, तो ये भी सर्विस है। बर्दाश्त करने का एग्जांपल लेंगे, और टू टॉलरेट एन एक्ट, आइए बताते हैं। आपने देखा है बहुत सारे दुकानदार के दुकानों के बाहर ही एक ठेले वाले भी ठेला भी लगाए रहते हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि अंदर की तरफ दुकान है, बाहर एक ठेला वाला ठेला भी लगाया हुआ है। तो वो दुकानदार ठेले वाले से कुछ पैसा लेता है, किस बात के, बर्दाश्त करने का कि मेरे दुकान के बाहर ठेला लगा है, ठीक है, वो उसको अलाउ कर रहा है ठेले वाले को कि मेरी दुकान के बाहर ठेला लगा लो, तो वो उस बात के पैसे लेता है। कुछ किस बात के पैसे ले रहा है, क्या ठेला वाला कुछ कर रहा है उसके लिए, नहीं, ठेले वाले को वो बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है, ठेले वाले को वो बर्दाश्त कर रहा है अपनी दुकान के बाहर, इस बात के पैसे ले रहा है। और इन आरडब्ल्यूए का मतलब होता है रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, जो सोसाइटीज होती है बिल्डिंग फ्लैट वाली सोसाइटी, ठीक है। टॉलरेटिंग द यूज ऑफ लॉयड स्पीकर फॉर अर्ली मॉर्निंग प्रेयर बाई ए स्कूल लोकेटेड इन द कॉलोनी सब्जेक्ट टू द स्कूल पेइंग एन एग्रीड सम टू आरडब्ल्यूए एज कंपनसेशन। एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में ये एक बिल्डिंग है रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, मतलब ये फ्लैट्स हैं इसमें, और यहाँ पे ये एक स्कूल भी है। अब स्कूल में सुबह सुबह 7 बजे प्रेयर शुरू हो जाती है, और 2500 बच्चे मिलके प्रेयर करते हैं एक साथ, 2500 स्टूडेंट्स, खूब तेज आवाज़ आती है, ठीक है, इतनी तेज आवाज़ आती है कि फ्लैट वाले सारे जाग जाते हैं, ठीक है। तो फ्लैट वाले सब चढ़ गए स्कूल के ऊपर कि भैया सुबह सुबह तुम लोग इतना हल्ला नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, क्या इस, देखिए ये फ्लैट्स तो रेजिडेंशियल कॉलोनी में है, ये तो ऑथराइज्ड है, स्कूल तो इस रेजिडेंशियल कॉलोनी में ये चला रहा है, सुबह सुबह डिस्टरबेंस कर रहा है, एक चढ़ेगा अभी 4 और चढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। लीगली उसको स्कूल इतनी उसको अपने आप कोई एक सिस्टम बनाना चाहिए कि भाई आवाज़ बाहर ना जाए, ऐसे तो डिस्टर्ब कर नहीं सकता, रेजिडेंशियल कॉलोनी में है, ठीक है। तो फ्लैट वालों ने एग्री किया कि स्कूल वाले क्या करें, अब इनको पैसा दें। इन्होंने 2 करोड़ रुपए फ्लैट वालों को दिया है, ठीक है, ये सोसाइटी को मिल गया है 2 करोड़ रुपए, तो इससे फ्लैट वालों को फायदा हुआ। हाँ, फ्लैट वाले ना हर महीने मेंटेनेंस का करीब करीब 5000 रुपया देते थे, तो अब करीब 2-3 साल तक इनको पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। तो फ्लैट वाले भी मस्त है, चलो ठीक है, सुबह नींद ही तो खुलती है, और अब 2-3 सालों के लिए पूरा सोसाइटी का मेंटेनेंस फ्री में चलेगा, किसके भरोसे, इस स्कूल के भरोसे, स्कूल वाला इतना पैसा दे रहा है। तो ये फ्लैट वाले किस बात का पैसा पा रहे हैं, कुछ बर्दाश्त करने का पैसा पा रहे हैं, ठीक है, इट्स टॉलरेटिंग एन एक्ट। अब टू डू एन एक्ट, टू डू एन एक्ट क्या है, अच्छा, अब यहां पे एक इंडस्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री है एक, ठीक है, और यहाँ पे फ्लैट्स बने हुए हैं, ठीक है। अब ये फैक्ट्री में चिमनी लगी हुई है और यहाँ से गैस निकलती है, ठीक है, ये पॉल्यूटिंग गैस है, लेकिन ये फैक्ट्री ऑथराइज्ड है, ठीक है, ये पॉल्यूशन अगर इतना कर रही है तो इसका सैंक्शन है, इसको अप्रूवल मिला हुआ है कि भाई ये इंडस्ट्रियल स्टेट में ऑपरेट कर रही है, यहाँ पे इतना ये एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस कर सकती है, इसको परमिशन है, मतलब कोई इलीगल काम नहीं कर रही है, जिस लेवल की पॉल्यूशन है उस लेवल की पॉल्यूशन तक परमिटेड भी है इसको, राइट। लेकिन भाई यहाँ पे बगल में फ्लैट था, तो फ्लैट ओनर्स को बड़ी ऑब्जेक्शन हो रही थी कि भाई इससे तो इनका जीना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बड़ा पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। तो इन्होंने इस फ्लैट फैक्ट्री वाले को दिया 2 करोड़ रुपए कि तुम एक काम करो, इसके ऊपर एक चिमनी लगवा दो, अरे इस चिमनी पे एक फिल्टर लगवा दो। और ये फिल्टर कैसा है मैं बताऊं इसकी खासियत, ये फिल्टर जो है पॉल्यूटिंग गैस को जब फिल्टर से होके गुजरेगा तो ये गैस कन्वर्ट हो जाती है, वो ऑक्सीजन बन जाती है, तो इससे यहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम बढ़िया हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। तो ये किस बात के पैसे दे रहा है फैक्ट्री वाले को, टू डू एन एक्ट, कुछ करने के लिए, भाई फिल्टर लगाना है, ठीक है। तो तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गया, कुछ ना करने का पैसा, कुछ बर्दाश्त करने का पैसा, कुछ करने का पैसा, ठीक है। तो ये था शेड्यूल 2। आज की क्लास में बस आपको इतना ही बताना था। शेड्यूल 2 में आपने सीखा कि क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या सर्विसेज है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, अगली क्लास में आएंगे तो आप सीखेंगे शेड्यूल 3।